समय की सुरंग। हम सबको जैसे पक्षाघात हो गया था। प्रयोगशाला के द्वार पर वह अर्थात हमारा मित्र खड़ा हुआ था। उसके कोट पर धूल की परतें जमी थी, बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा पीला पड़ा था। हमारा यह मित्र एक वैज्ञानिक था। उसने एक मशीन बनाई थी, उसका नाम रखा था टाइम मशीन। उसका दावा था कि उसकी यह मशीन काल की यात्रा करने में सक्षम थी। काल की यात्रा अर्थात उस मशीन पर बैठकर वह अतीत में जा सकता था, भविष्य की सैर कर सकता था। इसीलिए हमने अपने मित्र को एक नया नाम दिया था, काल यात्री। उसने हमें अपनी इस मशीन के बारे में कई बार बताया था। उसका आकार एक कुर्सी जैसा था। उसमें अनेक यंत्र भी लगे हुए थे। उसमें 2 हैंडल भी लगे हुए थे। एक हैंडल घुमाने से भविष्य की सैर की जा सकती थी, दूसरा हैंडल अतीत में ले जाता था। काल यात्री ने हमें आज भोज के लिए बुलाया था। जब हम उसके निवास स्थान पर पहुँचे, तब न तो काल यात्री वहाँ था और न ही उसका काल यंत्र अर्थात टाइम मशीन। उसने एक पत्र लिख छोड़ा था कि यदि मैं 7 बजे तक न आ पाऊं तो आप लोग भोज शुरू कर देना। हम सब उसी की प्रतीक्षा में बैठे थे और अब वह सहसा हमारे सामने था, बदहवास हालत में। थोड़ी देर बाद वह कुछ सामान्य हुआ और उसने अपनी आप बीती बतानी शुरू की। उसने कहा, आज सुबह मैंने अपने काल यंत्र को पूरी तरह तैयार कर लिया था। अब उसका परीक्षण करना था। मैं कुर्सीनुमा काल यंत्र पर बैठ गया और मैंने भविष्य की यात्रा पर ले जाने वाला हैंडल खींचा। हैंडल खींचते ही प्रयोगशाला गायब हो गई। पल भर में दिन निकलता और पल भर में रात हो जाती। काल यंत्र में लगी घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी। मैंने पल भर में 20वीं सदी पार कर ली थी, फिर 21वीं सदी और दूसरे पल में 22वीं सदी में पहुंच गया। मैंने सोचा इस तरह तो यात्रा का कहीं अंत नहीं होगा। मैंने हैंडल खींचा। अगले पल सैकड़ों बिजलियों के कड़कड़ाने की आवाज आई। मारे भय के मेरी आंखें बंद हो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने स्वयं को एक हरे भरे मैदान में पाया। सामने एक विशाल मूर्ति थी। मिस्र के पिरामिडों के पास बने स्फिंक्स जैसी मूर्तियों के दोनों ओर पंख थे। मूर्ति से कुछ दूरी पर गगनचुंबी अट्टालिकाएं थी, पर कहीं भी कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। मैं गहरी सोच में पड़ गया। अचानक मेरे कानों में घंटियों की मधुर आवाज सुनाई दी। मैंने नजरें उठाई, देखा पंखदार मूर्ति के पास से कुछ लोग मेरी ओर चले आ रहे हैं। थोड़ी देर में वे सब मेरे पास आ गए। उनकी आंखों में आश्चर्य था। वे बेहद सुंदर थे। वे मुझे छूने के लिए आगे बढ़े। वे आपस में बातें भी कर रहे थे, पर उनकी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, उनकी आवाज बेहद मीठी थी, बच्चों जैसी। उनमें से एक ने सूर्य की ओर संकेत कर मुझसे इशारे से पूछा, क्या मैं सूरज से आया हूँ? मैं हंस पड़ा। इतने में एक व्यक्ति ने मेरे गले में फूलों का हार डाल दिया। फिर उन्होंने मुझे पास बनी अट्टालिका की ओर चलने का संकेत किया। यह अट्टालिका संगमरमर की थी। दीवारों पर बनी खिड़कियों में काले काले मोटे पर्दे टंगे हुए थे। उस समय वहां लगभग 100 लोग थे। वे सब फर्श पर बैठे थे। उनके सामने चौकियां थी, जिन पर सुंदर पात्रों में तरह तरह के फल रखे हुए थे। वे सब बच्चों जैसे थे, खिलखिलाकर हंसते, बातें करते। वे मेरी ओर उत्सुकता से देखते। कुछ बच्चों की तरह दौड़कर मेरे पास आते, मुझे छूते, फिर किलकारी मारकर लौट जाते। अब दिन ढलने लगा था। मैं उन्हें छोड़कर बाहर निकल आया। उस विशाल इमारत के दूसरी ओर एक नदी थी। मैं नदी की ओर बढ़ गया। मुझे अनेक प्राचीन खंडहर नजर आए। एक स्थान पर एक शेड था, इसके नीचे एक कुआं बना था। फिर मेरी नजर पंखदार मूर्ति पर पड़ी और अगले ही पल मैं कांप गया, कारण मेरा काल यंत्र गायब था। मैं भयभीत हो उठा। काल यंत्र के बिना मैं अपनी दुनिया में कैसे लौटूंगा?
काल यंत्र को मैं स्फिंक्स के पास छोड़ आया था, अब वह वहां नहीं था। किसने उसे गायब किया? किसने उसे चुराया? क्या उन नन्हे सुंदर लोगों ने? मैं इमारत में लौटा। वहां सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। मैंने एक व्यक्ति को जगाकर उससे पूछना चाहा, पर वह मेरी बात समझ न पाया, फिर सो गया। चारों ओर अंधकार था। मैं निराश हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर मैं कर भी क्या सकता था। जैसे तैसे रात बीती। सूरज निकलते ही मैं दौड़कर पंखदार मूर्ति के पास पहुंचा। मैंने देखा जहां काल यंत्र रखा था वहां जमीन पर लकीर बनी हुई है, मानो कुछ लोगों ने काल यंत्र को खींचा है। मैं उन निशानों के सहारे सहारे आगे बढ़ने लगा। आश्चर्य, ये निशान पंखदार मूर्ति की ओर गए थे। मैंने मूर्ति के चबूतरे को ठोका तो लगा कि वह भीतर से खोखला है। मुझे विश्वास हो गया, मेरा काल यंत्र इसी चबूतरे के भीतर छिपाया गया है। मैं चबूतरे में बना गुप्त द्वार खोजने लगा। इसी बीच वे नन्हे सुंदर लोग भी इमारत से बाहर निकल आए थे, किंतु पंखदार मूर्ति के पास मुझे देखकर वे भयभीत हो गए थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। अंत में मैंने धैर्य से काम लेने का निर्णय किया। इतना तो तय था कि काल यंत्र पंखदार मूर्ति के चबूतरे के भीतर था। सवाल उस तक पहुंचने का था। अब मैंने आसपास की जगह को देखना शुरू किया। मैंने देखा उस मैदान में जगह जगह छायादार शेड हैं और हर शेड के नीचे एक कुआं है। एक बात और थी, ये नन्हे लोग इन कुओं के पास जाने से डरते थे। यही नहीं, वे अंधकार से भी डरते थे। रात होते ही इमारतों में छिप जाते थे। क्यों? इसका भी रहस्य शीघ्र ही मुझे ज्ञात हो गया। हुआ यह कि एक दिन मैं एक खंडहर में विश्राम कर रहा था। वहां घना अंधेरा था। सहसा मैंने अनुभव किया कि कोई मुझे छू रहा है। मैंने चीख कर पूछा, कौन है? और अगले ही पल मैंने टॉर्च जला दी। टॉर्च के प्रकाश में मैंने एक विचित्र जीव देखा। बड़ी बड़ी लाल आंखें, सिर पर घने बाल। वह पलक मारते ही दौड़कर गायब हो गया। मैं दौड़ा, पर जाने वह कहां छिप गया था। तभी मेरी नजर छायादार शेड के नीचे कुएं पर गई। वह इसी कुएं में तो नहीं छिप गया, मैंने सोचा। मैंने लपक कर कुएं में टॉर्च की रोशनी फेंकी। देखा कोई जीव तेजी से नीचे उतर रहा है। कुएं की जगत पर बैठा बैठा मैं सोचने लगा। मैंने सोचा शायद भविष्य की इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो प्रकाश में धरती पर रहते हैं और दूसरे वे जो धरती के नीचे अंधकार में ही रहते हैं। मैंने यह बात एक युवती वीणा से इशारे में पूछी। इससे मेरा परिचय हो गया था। उसने इशारे में जो बताया उसके आधार पर मैंने धरती के नीचे रहने वाले लोगों का नाम रखा मारलॉक। मुझे विश्वास हो गया कि मेरा काल यंत्र उन्हीं मारलॉक लोगों ने छिपाया है। फिर मैंने तय किया कि एक दिन किसी कुएं के भीतर उतरकर मैं इन लोगों का पता लगाऊंगा। अगले ही दिन मैं एक कुएं की जगत के पास जा खड़ा हुआ। मुझे वहां देख वीणा भी दौड़ी दौड़ी आई, पर जब मैं कुएं के भीतर उतरने लगा तो उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया। वह भय से चीखने लगी। मैं निश्चय कर चुका था, मारलॉक लोगों की दुनिया देखनी जरूरी थी। मेरा काल यंत्र अवश्य उन लोगों ने ही छिपाया था। अब मैं कुएं के भीतर तेजी से उतरने लगा। थोड़ी देर बाद मैं धरातल पर पहुंच गया। मैंने माचिस की तीली जलाई तो एक सुरंग दिखाई दी। मुझे कई मशीनों के चलने की आवाज भी सुनाई दी। मैं उसी दिशा में आगे